नाम मिस फरजाना है और मैं क्लास 9 और मैट्रिक को उर्दू पढ़ाती हूँ। और आज जो है वो हम मीर तकी मीर की गज़ल जो है वो पढ़ेंगे। गज़लियात का सिलसिला तो काफ़ी पहले से जारी है, लेकिन उसमें कुछ ख़ास नाम हैं जो हमारे यहाँ बहुत मकबूल हैं, जिसमें मीर तकी मीर जो है वो बहुत अहम है। थोड़ा सा मैं इसका तारुफ आपके सामने पेश कर रही हूँ। मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुत्तकी एक दरवेश सिर्फ इंसान थे। मीर अभी नौ उम्र ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। रोज़गार की तलाश में दिल्ली आ गए। यहाँ सिराजुद्दीन आरजू के शागिर्द हुए। दिल्ली के हालात जब बहुत ख़राब हुए तो लखनऊ में नवाब आसिफ उद्दौला के पास आए। उन्होंने मीर की बड़ी कदर की और वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। मीर ने लखनऊ ही में वफ़ात पाई। आपको खुदाई सुफ़ान कहा जाता है। इनकी गज़लों में इंसानी जज्बात, दर्द व गम, खुददारी, तवक्कुल, क़नाअत और दुनिया की हकीकत पाई जाती है। ज़बान साफ और सादा है। उनके इल्मी सरमाए में 6 दीवान, उर्दू शोरा का एक तज़किरा, मुतअद्दिद मसनवियाँ और मरसिये, एक सवाने हयात और एक फ़ारसी दीवान शामिल है। मीर तकी मीर का सारा कलाम कुलियात मीर की सूरत में मौजूद है। ये गज़ल उसी कुलियात से ली गई है। यानी मीर तकी मीर को शहंशाह गज़ल भी कहा जाता है और खुदाई सुफ़न भी कहा जाता है। उनकी गज़लों में जो खुददारी और क़नाअत मौजूद है, ये तमाम इंसानों के लिए इसलिए है कि जो दुनिया में आए हैं उन्हें चाहिए कि वो जो कुछ उनको हासिल है उस पर वो तवक्कुल करें और मज़ीद आगे और दूसरी चीज़ों में भी एहतियात से काम लें, क्योंकि क़नाअत बहुत ज़रूरी है। उसके बग़ैर ज़ाहिर है अल्लाह ताला हमें जो कुछ दे रहा है उस पर हमें ये बिल्कुल तवक्कुल करना चाहिए और उसी पे हमें क़नाअत करना चाहिए। अब जो गज़ल पेश कर रहे हैं उसमें आप इन्हीं में से कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि तवक्कुल और क़नाअत या जो उनके और दूसरी चीज़ें उनके बारे में जैसे दर्द और गम, मुस्तकिल, इन चीज़ों के बारे में जो है वो मौजूद है। ठीक है, मैं गज़ल पढ़ती हूँ, फिर आप उसके बारे में देखेंगे। फ़कीराना आए थे सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन ना जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। ये कुलियात मीर से माखूज़ है और इसमें जो है शायद इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि फ़कीराना आए थे, फ़कीराना आए थे और सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मीर तकी मीर, इसकी तशरीह आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने इसमें हवाला लिखना है। हवाले के बाद आपने तशरीह करनी है। इसमें 2 या 3 जो अशार हैं उनकी आपको तशरीह करनी होगी। पहला जो शेर है उसमें आप हवाला लिखेंगे, उसके अलावा जो भी शेर हैं उसमें आपने हवाला नहीं लिखना। पहला जो शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मीर तकी मीर ऐवान उर्दू के शहंशाह गज़ल हैं। वो हर मौजू के एतबार से ज़बान का इस्तेमाल खूब जानते हैं और उसमें उन्होंने असर अंगेज़ी भी उन्होंने पैदा की है और मिठास भी। हुस्न व इश्क के अलावा उन्होंने तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े को भी गज़ल का पैरहन अता किया है और ज़्यादातर कोशिश उन्होंने ये की है कि वो लोगों को ये बताएं कि हम दुनिया में अगर आए हैं तो उसका मकसद क्या है और किस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। उसके बाद आपका दूसरा जो शेर है,
जभी सजदा करते ही करते गई, हक़ बंदगी हम अदा कर चले। इंसान को अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया है? इंसान अल्लाह ताला के आगे अपनी ज़मीन जो है वो सजदे के लिए लेकर जाता है और सजदा कर भी रहा है, लेकिन हक़ बंदगी यानी जो बंदों के हुकूक हैं वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये कहता है कि हुकूक अल्लाह तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूंगा। तो यहाँ पे शायर भी इसी चीज़ को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला के आगे ज़मीन अगर झुका रहे हो, सिजदा कर रहे हो, तो उसके साथ साथ हक़ बंदगी भी अदा करो, यानी बंदों के हुकूक भी अदा करो। उसके बाद लास्ट जो आपका शेर है, कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि शायर कह रहे हैं कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि तुम दुनिया में क्यों आए हो और तुम्हारे आने का मकसद क्या था, और अगर तुम इस दुनिया से अब जा रहे हो तो दुनिया में तुमने रहकर क्या किया, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और हमें दुनिया में क्या करना है। क्योंकि दुनिया में भेजने का असल मकसद हमें एक जगह पे बैठना नहीं है, हमें बंदों के हुकूक के लिए आगे बढ़ना है और हमें उनके लिए काम करना है। तो यहाँ पे ये गज़ल जो हमने पढ़ी है, इसमें आपको गज़ल के मतले की वजाहत कीजिए। आपको इस गज़ल में कौन सा शेर ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद है दर्ज झेल अल्फाज मुरक्कबात के मायने लिखिए, जो कि बैक पे आपके लिखे हुए होते हैं। उसके बाद आपका साख के लिहाज से गज़ल और नज़्म का फ़र्क बयान कीजिए, यानी गज़ल किसको कहते हैं और नज़्म किसको कहते हैं। उसके बाद आपका ये सवाल है, इस गज़ल के मिसरे जहन में रखते हुए कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिला लीजिए। तो ये काम आप बुक में ही कर लेंगे, ये आपने कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। ये जितने भी आपको MCQs दिए हुए हैं, इन तमाम MCQs को आपने करना है और इन MCQs का जो सही है उस पर आपने निशान लगाना है। जैसे इस गज़ल में लफ्ज़ मियाँ इस्तेमाल हुआ है बुजुर्ग के लिए, शौहर के लिए, ज़ात के लिए, बच्चों के लिए। इसमें जो सही जवाब है उस पर आपने निशान लगाना। मीर के कलाम की नुमाया खुसूसियात, संजीदगी, दर्द गम, मिज़ा या शुगुफ्तगी। इस गज़ल में शायर ने बात की है हक़ बंदगी की, जबी की, दुआ की, वफा की। उसके बाद किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिंद करार देना कहलाता है मुबालगा, किनाया, तशबीह, तल्वीह। ये जितने भी आपको यहाँ पे MCQs दिए जा रहे हैं, इसके आंसर फिर मैं आपको शॉर्ट स्क्रीन करके भेज दूँगी, ठीक है। उसके बाद अब आपका गज़ल और उसके बारे में जो फ़र्क है ये बताना है कि गज़ल और नज़्म का फ़र्क, गज़ल और नज़्म का फ़र्क क्या है। अच्छा, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लफ्ज़ी मायने हुस्न और इश्क की बातें करना और औरतों से बातें करना। ये ऐसी सुफ़न है जो मखसूस अनासिर तरकीबी पर मुश्तमिल मखसूस हियत रखती है। इसके हर शेर में एक मुकम्मल मफ़हूम अदा होता है। पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, इसे मतला कहते हैं। मतले के सिवा बाकी अशार में हर दूसरे मिसरे में काफ़िया होना ज़रूरी है। रदीफ गज़ल के लिए ज़रूरी नहीं। गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, बशर्त ये कि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस भी नज़्म किया हो। गज़ल के लिए मौजू की कोई कैद नहीं है, इसमें हर किस्म के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। अच्छा, ये तो आपका गज़ल के बारे में हो गया कि गज़ल किसको कहते हैं। अब आ जाते हैं नज़्म पर। नज़्म तसलसल पर मबनी अशार के लिए
ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکزی خیال ہو. اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی نوعیت متعین کی جاتی ہے. اچھا، یہ آپ کی نظم ہو گئی اور یہ آپ کی غزل ہو گئی. ابھی آپ نے کوشچن نمبر 1 بھی دیکھا ہوگا جو مطلع کی بارے میں تھا. مطلع کا مطلب یہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر. میں آپ کو بتاتی ہوں غزل کا پہلا شعر. جیسے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اس کو مطلع کہیں گے کیونکہ یہ نظم کا یعنی غزل کا پہلا شعر ہے، تو یہ مطلع کہلاتا ہے جو آپ سے سوال نمبر 1 پوچھا گیا ہے. تو نظم کا پہلا شعر یعنی غزل کا جو آپ کا پہلا جو شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. اسی طرح آپ نے آخر میں یہ سنا ہوگا مقطع. مقطع کس کو کہتے ہیں؟ مقطع یعنی اختتام. جو آخر میں جو شعر ہوتا ہے یہ اختتام ہوتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنے نام کا ایک حصہ اس میں شامل کر دیتے ہیں جو کہ آخری شعر میں بیان کیا جاتا ہے. تو مطلع اور مقطع کا فرق یہ ہے. مطلع پہلا شعر ہوتا ہے اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اس کے علاوہ ایک آپ کو درخواست لکھنی ہے جو کونسلر کے نام، وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتی ہوں کہ وہ درخواست آپ نے کیسے لکھنی ہے. مراسلہ لکھنا ہے علاقے کے کونسلر کے نام جس میں محلے کے صحت اور صفائی کے مسائل کی جانب توجہ مبذول کروائی گئی. اخبار میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسائل کے لیے ایک صفحہ جو ہے ایک حصہ جو ہے مخصوص کیا جاتا ہے اور اس مخصوص حصے میں ہمارے مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کون کون سے مسائل درپیش ہو رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو یونین کونسل ہے وہ ہمارے ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. جب ہم مراسلہ لکھیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کونسلر کے نام لکھ رہے ہیں تو محترم کونسلر صاحب. اس کے بعد ہم جہاں رہتے ہیں جیسے عزیز آباد ہے تو عزیز آباد لکھیں گے، دستگیر ہے تو دستگیر لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد مورفہ یعنی تاریخ آپ کی جو بھی ہوگی وہ آپ یہاں پہ تاریخ ڈالیں گے. یہاں پہ تاریخ آپ اپنے حساب سے چینج کریں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے 2020 لکھنا ہے اور جس دن آپ کا یہ لیکچر آپ کو دیا جائے گا اس دن کی تاریخ آپ یہاں پہ ڈالیں گے. اس کے بعد سلام ہے، سلام کے بعد جناب اعلیٰ. میں آپ کو اپنے محلے کے بارے میں کچھ آگاہی دینا چاہتی ہوں. میرے علاقے عزیز آباد میں صفائی کی صورتحال بہت ناقص ہے. ہمارے علاقے میں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور کوڑا کرکٹ کا عملہ وقت پر کوڑا نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے ہفتوں کوڑا پڑا رہتا ہے اور اس کے باعث لوگوں کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں. اس کی وجہ سے گندگی کے باعث مکھی اور مچھر کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہمارے علاقے کا سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے باعث لوگوں کو آنے جانے میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں. اچھا، یہ جو یہاں پہ مسائل یہاں پہ آپ کو بتائے گئے ہیں آپ اس میں مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس میں یہ آپ مزید یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو سڑکیں خراب ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اور سیوریج کا نظام خراب ہے تو پانی کی بھرنے کی وجہ سے سڑکیں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور آئے دن جو ہے وہ حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بھی آپ اپنی اس میں مسائل میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد برائے مہربانی میری درخواست پر غور فرمائیں اور امید ہے کہ آپ اس پر سختی سے نوٹس لے کر صفائی ستھرائی کے عملے کو جلد حکم دیں گے. یہ ہم اپنے مسائل جو ہیں یہ اخبار کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس حکام بالا تک اس لیے پہنچاتے ہیں تاکہ ہمارے یہ مسائل جو ہیں جلد از جلد جو ہے وہ حل ہو جائیں، تاکہ بعد میں جو ہے لوگوں کو جب اس چیز کا علم ہوگا تو لوگ اس کے لیے جلد از جلد جو ہے کام کرنے کی کوشش کریں گے اور ان لوگوں کو جو کام نہیں کر رہے ہیں اور بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں تو ان لوگوں کی بھی پھر سنوائی کی جاتی
पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। तो इस तरह हमारे मसले मसाइल जो हैं वो जल्द हल हो जाते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मसले जो है वो किस तरह हल किए जाएंगे। तो अखबार की तवस्सुत से हमारा ये काम आसान हो जाता है और इसमें जो है बाकी चीज़ें जो है ये कंप्लीट करनी है। अच्छा, ये जो आप करेंगे, ये आपने जैसे मैंने आपको ऐसे करवाए हैं, तो आप इसको जहाँ आप ऐसे कर रहे हैं उसी में इस दरख्वास्त को भी करेंगे, ताकि आपकी ये दरख्वास्त भी उसी में हो जाएगी। और टाइटल वगैरह सब कुछ आपने अच्छी तरह बनाना है, और बनाने के बाद जो है ना फिर आपकी चेकिंग डे बाय डे जैसे हमारे पास आ रही है दिन ब दिन, तो इसी तरह आपका बहुत अच्छा काम आना चाहिए। और बहुत से बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उम्मीद है कि और बच्चे भी बहुत अच्छा काम करेंगे।